हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक पर्यावरण के बारे में, एक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि आखिरकार ये जैविक घटक जो होते हैं वे एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा कि जो भी जैविक घटक होंगे उनमें परस्पर अंतर संबंध होते हैं, आपस में उनमें संबंध होता है और अजैविक घटकों से भी वो क्या करते हैं, अंतर संबंध स्थापित करते हैं। तो हम देखेंगे कि सजीवों के बीच में किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो पहला होता है इनके बीच में एक संबंध, वह होता है खाद्य श्रृंखला के रूप में। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जो होती है, यहाँ पर श्रृंखला शब्द का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर श्रृंखला मतलब क्या बन रही है, चेन का निर्माण हो रहा है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने सजीव होते हैं इनमें आपस में खाए या खाए जाने का संबंध होता है। इससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है, वही कहलाता है खाद्य श्रृंखला। चलिए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं इसको हमने श्रेणीबद्ध किया हुआ है। तो कैसे श्रेणीबद्ध किया है हमने, उत्पादक होते हैं और होते हैं क्या, मुख्य रूप से उपभोक्ता। इस उपभोक्ता की 3 श्रेणियां हमने बांटी हुई थी। एक था शाकाहारी, एक था मांसाहारी और एक है सर्वाहारी। तो अब ये परस्पर कैसे संबंधित है, सीधी सी बात है, यदि किसी भी स्थान पर उत्पादक उपस्थित है, उत्पादक कौन होते हैं, पौधे होते हैं। तो अगर किसी स्थान पर पौधा है तो पौधा या उनमें लगने वाला कोई फल या बीज या उसका जड़ या उसकी पत्तियां, इसको खाने के लिए कोई ना कोई तो वहां शाकाहारी होगा। उस शाकाहारी को खाने के लिए मांसाहारी होंगे। अगर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाने वाले हो तो सर्वाहारी भी जीव भी वहां पर कोई ना कोई उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी सजीव होते हैं इनमें परस्पर खाए और खाए जाने की एक श्रृंखला बनती है जो खाद्य श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। तो जितने भी जीवधारी होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के भोजन बनते ही है। तो यहाँ पर अगर एक उदाहरण देखा जाए, जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं एक श्रृंखला के रूप में। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधे जो होते हैं वह उत्पादक के रूप में उपस्थित होते हैं। ये पौधा जो होगा, मान लीजिए कि इस पौधे में कोई पत्तियां खाने वाला कीट होगा। तो पत्ती खाने वाला कीट कैसा हो गया, एक हो गया शाकाहारी कीट, केवल क्या खाता है, पत्तियों को खाता है या पौधे पर निर्भर रहता है। अब उस पर्यावरण में, उस पारिस्थितिक तंत्र में यदि शाकाहारी कीट है तो उसको भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला कोई मांसाहारी कीट वहां पर जरूर उपस्थित होगा। मांसाहारी कीट होगा जो इस शाकाहारी कीट को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। अब मांसाहारी कीट है इसीलिए यहाँ पर कीड़े खाने वाली पक्षियां, कीट भक्षी पक्षी, जो कीड़े को खाने वाली चिड़िया होती हैं, पक्षियां होती हैं, वो वहां पर उपस्थित होंगी और मांसाहारी कीट को भोजन के रूप में वो ग्रहण करेंगी या ये शाकाहारी कीट को भी भोजन के रूप में ग्रहण करेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो गया जहाँ पर पौधे जो है वो क्या है, उत्पादक है और ये तीनों जो है वो कौन है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता में कौन कौन से हैं, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है और एक सर्वाहारी है। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी सजीव होते हैं
वो परस्पर भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इसी से एक श्रृंखला का निर्माण होता है जो कहलाता है खाद्य श्रृंखला। यह श्रृंखला जो होती है वह सीधी बनती है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह भी सीधा होता है, एक दिशा में होता है। अर्थात एक पौधे के पास जितनी एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वह कीट के पास चली गई, शाकाहारी कीट के पास। शाकाहारी कीट को भोजन के रूप में किसने ग्रहण किया? मांसाहारी कीट ने। तो उसकी ऊर्जा जो है वो कहाँ चली गई? मांसाहारी कीट में चली गई। और मांसाहारी कीट को अगर कीट भक्षी ने ग्रहण किया या दोनों को किस कीट भक्षी ने पक्षी ने ग्रहण किया, तो इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह कैसा जा रहा है? एक दिशा में जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवधारी होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवधारी उस स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे अभी अभी हमने एक खाद्य श्रृंखला देखा था। इस खाद्य श्रृंखला में हमने क्या देखा? एक शाकाहारी कीट है, एक मांसाहारी कीट है और एक कीटभक्षी पक्षी है। तो क्या केवल इतने ही जीव उस पारिस्थितिक तंत्र में होंगे? नहीं, वहां पर और भी बहुत सारे जीवधारी होंगे जो शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे या सर्वाहारी होंगे। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला जो होती है किसी पारिस्थितिक तंत्र में, जब वह अनियमित हो जाए तो वह बनाती है खाद्य जाल। तो किसको कहा जाता है खाद्य जाल? अनियमित खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल बनाती है। अब यहाँ पर खाद्य जाल जब होगा, जब बनता है, निर्मित होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में नहीं होता है, यह भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। चलिए हम एक जाल बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर उत्पादक जो होंगे वह होंगे पौधे, पौधे को खाने वाले। उदाहरण के रूप में हमने एक उदाहरण देखा था शाकाहारी कीट, और इसको खाने वाले हैं मांसाहारी कीट, और इनको भोजन के रूप में ग्रहण किया था किसने? कीट भक्षी पक्षी ने। और ये शाकाहारी कीट को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर उत्पादक के रूप में अगर पौधे हैं तो हम जानते हैं कि पौधे या उनके उत्पाद जो होते हैं उनको चूहा जो होता है वो भी भोजन के रूप में ग्रहण करता है। एक चूहा जो होता है, इनको एक सांप जो होता है वह भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और एक सांप जो होता है इसको या तो बाज या फिर मोर, दोनों जो होते हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। एक बाज जो होगा वह सीधे सीधे चूहे को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। यदि बाज को कोई सांप नहीं मिलेगा तो क्या वो भूखा रहेगा? नहीं, वह किसी और जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। यहाँ पर उत्पादक के रूप को जो ग्रहण करने वाले होते हैं उसमें एक टिड्डा होता है, ये घास खाने वाला एक कीड़ा होता है, कीट होता है। टिड्डा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कौन? चलिए देखते हैं। अगर मेढक जो होंगे वह टिड्डा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक जाल निर्मित हो रहा है। इस मेढक को कौन ग्रहण कर सकता है? एक सांप जो होगा वह भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पर एक उत्पादक के रूप को ग्रहण करने वाला एक और जीव है खरगोश। तो एक खरगोश को भोजन के रूप में कौन ग्रहण कर सकता है? एक लोमड़ी। इस प्रकार से एक लोमड़ी जो है उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं बाघ। इस प्रकार से ये एक खाद्य श्रृंखला जो है वो निर्मित होता जा रहा है, अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं। तो ये खाद्य श्रृंखलाएं जो होंगी वो कैसी होती जा रही हैं? आपस में एक दूसरे से मिलती जा रही हैं। तो यहाँ पर एक मेढक जो होगा वो एक शाकाहारी कीट को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से एक टिड्डा जो होगा वह भी एक कीटभक्षी पौधे का भोजन एक कीटभक्षी पक्षी का भोजन बन सकता है। तो इस प्रकार से क्या निर्मित हो रहा है? एक खाद्य जाल का निर्माण हो रहा है। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला का सीधा सीधा नहीं बनना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, यही कहलाता है क्या? खाद्य जाल।
यहाँ ऊर्जा का प्रवाह जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में होता है और प्रत्येक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। अब एक खाद्य जाल जो होता है इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। अभी खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी एक ही जीव पर बहुत सारे जीव जो है वो निर्भर है। जैसे हमने अभी अभी देखा था कि एक पौधा जो होता है, इस पौधे पर बहुत सारे शाकाहारी जीवधारी जो थे वो कैसे थे, निर्भर थे। अब ये शाकाहारी जीव जो होंगे एक ही भोज्य पदार्थ पर निर्भर है, तो यहाँ पर ये जीव जो है वो कैसे हैं, अलग अलग स्तरों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए जब जीवों का अध्ययन किया जाता है तो सुविधा की दृष्टि से इनको अलग अलग स्तर में बांट दिया जाता है। इसे कहा जाता है पोषक स्तर। तो यहाँ पर किसी पारिस्थितिक तंत्र में पोषक स्तर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम पोषक स्तर जो होता है, प्रथम पोषक स्तर, इस पोषक स्तर पर होते हैं हमेशा और हमेशा कौन, उत्पादक। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, ये हमेशा प्रथम पोषक स्तर पर होते हैं। द्वितीय पोषक स्तर का निर्माण जो होता है वह होता है उन जीवधारियों से जो कि उत्पादक को सीधे सीधे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि शाकाहारी। अब एक शाकाहारी जो होता है इसको हम उपभोक्ता की श्रेणी में जब देखते हैं तो ये कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए हम एक उदाहरण देखते हुए इसको अध्ययन कर लें। प्रथम पोषक स्तर पर है उत्पादक। उत्पादक का उदाहरण हमने क्या ले लिया, पौधे। पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण किया एक शाकाहारी। एक शाकाहारी जो है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, टिड्डा का। अब ये टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, शाकाहारी है, और ये कौन से पोषक स्तर पर, द्वितीय पोषक स्तर पर शामिल हो गया। इसके बाद में है तृतीय पोषक स्तर। तृतीय पोषक स्तर पर सम्मिलित होंगे कौन, मांसाहारी। और मांसाहारी को हम और क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी अगर हम देखें तो टिड्डा को किसने भोजन के रूप में ग्रहण किया, एक मेढक ने। तो मेढक जो है वो कौन से पोषक स्तर पर आ गया, तृतीय पोषक स्तर पर शामिल हो गया। इसके बाद देखेंगे चतुर्थ पोषक स्तर। चतुर्थ पोषक स्तर जो होगा इसमें शामिल होंगे कौन, सर्वाहारी या द्वितीयक मांसाहारी। चलिए यहाँ पर हम द्वितीयक मांसाहारी ले लेते हैं। ये है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता या द्वितीयक मांसाहारी। द्वितीयक मांसाहारी जो कि इस मांसाहारी से भी बड़े होंगे। तो यहाँ पर द्वितीयक मांसाहारी में उपस्थित है सांप। सांप जो है वह मेढक को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये हो गया चतुर्थ पोषक स्तर पर सांप। उसके बाद बनेगा पंचम पोषक स्तर। पंचम पोषक स्तर पर उपस्थित होंगे अब कौन, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं वह। सर्वोच्च उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो अब किसी और का भोजन नहीं बन पाएंगे, सीधे मृत होंगे, मरेंगे, तो ये कहलाएंगे सर्वोच्च उपभोक्ता। और ये सर्वोच्च उपभोक्ता जो होते हैं यह उच्च मांसाहारी होते हैं। उच्च मांसाहारी होंगे। तो ये उच्च मांसाहारी जो होंगे अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाज या फिर मोर। इस प्रकार से ये शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ 5 पोषक स्तर का निर्माण हो रहा है, जिसमें से प्रथम पोषक स्तर पर हमेशा कौन उपस्थित होंगे, एक उत्पादक या पौधे होते हैं। यहाँ पर जो मांसाहारी को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले होते हैं सर्वाहारी, वो सर्वाहारी जो होंगे वो चतुर्थ पोषक स्तर पर शामिल हो सकते हैं। चतुर्थ पोषक, क्योंकि प्रथम पोषक स्तर जो होंगे उसमें तो हमेशा उत्पादक होते हैं। तो द्वितीय पोषक स्तर पर एक शाकाहारी है, तृतीय पोषक स्तर पर एक मांसाहारी है, तो चतुर्थ पोषक स्तर पर एक सर्वोच्च या एक सर्वाहारी जीव को रखा जा सकता है। तो
तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवधारी होते हैं इनको पोषक स्तरों में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से ये 5 पोषक स्तर होते हैं।